मैं आपका नॉलेज विद किरण में। आज हम यहाँ पे हिंदी पेडागोजी के मोस्ट 15 क्वेश्चन के आंसर डिस्कस करेंगे। ये सभी सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए अब हम बिना देरी के वीडियो को शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा आज का पहला सवाल है, भाषा के रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। यानी भाषा का जो रचनात्मक आकलन है उसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है। अब देखिए जहाँ रचनात्मक आए ना, उसका मतलब है जहाँ बच्चे अपने से लिखे, कुछ अपनी मौलिकता शेयर करें। जहाँ मौलिकता होगी यानी बच्चों के अपने विचार होंगे, ठीक है, वही आंसर आपका सही होगा। देखिए क्या है ऑप्शन, बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, इकाई परीक्षा लेना, श्रुतलेख, प्रश्नों के आंसर लिखवाना। अब देखिए ऐसा नहीं है ना कि बच्चे कोई सवाल सुने और उसका आंसर आपने लिखवा दिया। यहाँ पे तो बच्चों ने कहीं अपना विचार नहीं रखा, ये नहीं होगा। श्रुतलेख यानी बच्चे ने जो सुना सुन के बस लिख दिया। यूनिट परीक्षा लेना, ऐसा नहीं है। मौलिकता यहाँ कहाँ आपको दिख रही है, ऑप्शन नंबर ए में। क्यों, यहाँ पे बच्चे अपने अनुभव लिख रहे हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन ए होगा यहाँ पे सही। सवाल है, चॉम्स्की के अनुसार डैश के द्वारा बच्चे भाषा सीखते हैं। यानी भाषा बच्चे कैसे सीखते हैं। चॉम्स्की ने क्या कहा, भाषाई समाज, भाषा अर्जन क्षमता, भाषा आकलन क्षमता या फिर व्याकरणिक नियमों की जानकारी से। हमें मालूम है ना, चॉम्स्की ने कहा कि हमारे अंदर भाषा अधिग्रहण यंत्र है, हम भाषा अपने आप सीख जाते हैं, हमारे अंदर अर्जन करने की क्षमता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे देखिए हमारा आज का 3rd नंबर सवाल है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय। विशेष आवश्यकता वाली बच्चों का जब आप आकलन करेंगे आपको क्या ध्यान रखना होगा। उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए, उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए, उनकी क्षमता और सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए या फिर उनके लिए दया का भाव रखना चाहिए। अब देखिए ऐसा नहीं है ना, उनके लिए आप मन में दया का भाव नहीं रखना है। दया एक नेगेटिव वर्ड है, सबको इक्वल समझना है, उन्हें किसी भी हालत में कमज़ोर नहीं समझना है, दया नहीं दिखानी है। और देखिए अधिक अंक देने का प्रयास करना, विशेष छूट देना, ये सब तो कुछ ऐसा है नहीं ना। तो हमें उनकी क्षमता और सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए उनको पढ़ाने समय, यही हमारा सही जवाब होगा। यहाँ पे हमारा 4 नंबर सवाल है, भाषा स्वयं में। यानी भाषा स्वयं में क्या है। देखिए संप्रेषण का एकमात्र साधन है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है या फिर भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। देखिए जहाँ भी आपको केवल, मात्र, ही ऐसे कुछ शब्द दिखे वो आंसर कभी सही नहीं है, ठीक है। भाषा एक जटिल चुनौती ऐसा भी कुछ नहीं है, वह केवल एक ही विषय मात्र है संप्रेषण का, ऐसा भी नहीं है, या फिर केवल एक सब्जेक्ट के रूप में है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा का अपना एक ग्रामर है, अपना एक स्वरूप है, भाषा ऐसा नहीं कि कुछ भी। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पे देखिए हमारा अगला सवाल है, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। यानी भाषा को सीखने और सिखाने का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन देखिए, अपनी बात कहना सीखना, दूसरों की बात समझना सीखना, अपनी बात पुष्टि के लिए तर्क देना या फिर विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग करना। देखिए भाषा ऐसा नहीं है ना कि जिसके द्वारा हम केवल अपनी बात कहना सीखें, दूसरों की बात समझना सीखे या अपने बात को ये स्पष्ट करने के लिए हम कोई तर्क दे, नहीं। अब चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना है आपको, वही सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्यों, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग करना। यानी कैसा, जब भी जैसा सिचुएशन आए उस सिचुएशन के हिसाब से आप भाषा का प्रयोग करें। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही जवाब होगा। यहाँ पे देखिए हमारा अगला सवाल है, पठन कौशल के विकास में आने वाली समस्याएं हैं। यानी पठन कौशल के विकास में जो प्रॉब्लम आ सकती है वो कौन सी हो सकेगी। ऑप्शन देखिए, उचित गति का अभाव, विराम चिन्हों के उचित प्रयोग का अभाव, अल्प शब्दकोश के कारण संकुचित दृष्टिकोण या फिर सभी। अब देखिए आप अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हो, गति का मीनिंग है यहाँ पे लय, उसमें अगर लय नहीं होगा तो वह मतलब समझ नहीं आएगा। तो पढ़ने के कौशल में लय गति का होना बहुत ज़रूरी है। विराम चिन्ह का अगर प्रयोग उचित ना हो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों, विराम चिन्ह का भाषा में या फिर पठन कौशल में अपना एक विशेष स्थान है जिसको नकारा नहीं जा सकता। अब देखिए अगर आपके पास शब्दकोश कम होंगे तो आप क्या पढ़ पाएंगे, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, ना समझ पाएंगे। इसीलिए अल्प शब्दकोश ये भी सही है
कि भाषा में ये प्रॉब्लम ला सकेगी आपके पठन कौशल में। इसलिए यहाँ पे हमारा तीनों जवाब सही है, तो हमारा ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। ये हमारा अगला सवाल है, गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि है। गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि क्या है? ऑप्शन है व्याख्या प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि, प्रत्यक्ष वस्तु प्रदर्शन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए, ऐसा नहीं है ना कि हम कोई चीज़ बस व्याख्या कर देंगे। अब हम कोई चीज़ अगर स्पष्ट करेंगे तो उसको दिखाने के लिए हमें कुछ प्रदर्शित करना पड़ेगा ना, और ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई जवाब नहीं होगा। तो अगर आप चारों ऑप्शन को देखेंगे तो हमारा इसका जवाब होगा ऑप्शन बी। देखिए हमारा अगला सवाल है, गद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए ऑप्शन, शब्द भंडारण का विकास, शुद्ध शब्द शक्ति का चयन, रचनात्मक शक्ति का विकास, अभिव्यक्ति शक्ति का विकास। अब देखिए चारों ऑप्शन देखने के बाद आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, बट यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि देखिए जहाँ आप अपने भाषा को, अपने विचार को अभिव्यक्त करेंगे ना, रचनात्मक वहीं पे आ जाएगा। जहाँ रचनात्मक आएगा वहाँ आपके शब्द शक्ति अच्छा होगा ही, और शब्द भंडारण का विकास भी होगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे देखिए हमारा सवाल है, व्याकरण शिक्षण की विषय वस्तु क्या है? व्याकरण शिक्षण का जो मूल विषय वस्तु है क्या है? साहित्य की, भाषा की, दोनों की, या कोई भी नहीं? अब देखिए साहित्य, व्याकरण शिक्षण की विषय वस्तु साहित्य ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हमारा जवाब होगा बी, भाषा। भाषा का जो रूप है ना वह है व्याकरण। भाषा का जो रूप है वह है व्याकरण। यहाँ पे हमारा जवाब होगा व्याकरण शिक्षण की विषय वस्तु भाषा है। सवाल है, भाषा की कक्षा में विद्यार्थियों से क्या अपेक्षित है कि भाषा के साथ कार्य करें? यह है यानी छात्रों को क्या कहा जाएगा, उनसे क्या उम्मीद करेंगे एक टीचर कि वो क्या करे, भाषा का कैसा उपयोग करे? ऑप्शन देखिए, भाषा के रूप में सीखना, भाषा के साथ संलग्नता, भाषा को शुद्धता के साथ प्रयोग करना, या फिर भाषा का अर्जन। अब देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा, भाषा को शुद्धता के साथ प्रयोग करना। ऐसा नहीं है कि बस भाषा शुद्ध होनी चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से भी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। भाषा का अर्जन करना है ऐसा नहीं है। और भाषा के रूप को सीखना, यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी। मतलब भाषा के साथ ऐसे संलग्न रहना कि कहाँ कैसे बोलना है, मतलब भाषा के साथ एकदम जुड़े हुए रहना, बिना किसी प्रॉब्लम के हर जगह हम भाषा का प्रयोग सही प्रकार से कर पाए। तो यहाँ पे हमारा जवाब होगा ऑप्शन बी। आज का हमारा 11वां सवाल है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिखने का कौशल किस सीमा तक हो कि वह छोटे कहानी लिख सके, सुंदर अक्षरों में लिख सके, मानक वर्तनी में लिख सके, या फिर विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके। अब देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है ना कि बच्चों को हम लिखना बस इसलिए सिखाएंगे कि वह छोटी कहानी लिख सके, अच्छे लेटर अच्छे अक्षरों में लिख सके, सुंदर राइटिंग में, या फिर मानक वर्तनी जो एकदम स्टैंडर्ड वर्तनी है वही लिखना है, कुछ गलती नहीं, कुछ इधर उधर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर ऑप्शन देखेंगे तो आपको लगेगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है कि विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके। जहाँ जैसा उद्देश्य हो बच्चे उसके अनुसार अपनी भाषा का प्रयोग करके कुछ लिखें। यहाँ पे देखिए, अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब वह, अवलोकन को आकलन का भाग कब कहा जाएगा? देखिए, नियमित रूप से किया जा रहा हो, हर एक बच्चे का किया जा रहा हो प्रतिदिन, लड़के लड़कियों को अलग अलग किया जा रहा है, या फिर औपचारिक रूप से किया जा रहा हो। अब देखिए अगर हम कोई चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, ऐसा नहीं है ना कि वह कभी किया कभी नहीं किया, लड़के लड़कियों का अलग अलग किया, या फिर औपचारिक रूप में किया। तीनों ऑप्शन सही है, बट अगर सबसे अच्छा देखा जाए तो ऑप्शन ए है, नियमित रूप से किया जा रहा हो। कोई भी अवलोकन अगर नियमित रूप से किया जा रहा हो तो वह आकलन का भाग है। बाकी ऑप्शन भी सही है, लेकिन सबसे अच्छा अगर बोला जाए तो वह हमारा ऑप्शन ए है। सवाल है, संदर्भ में व्याकरण का अर्थ क्या है? ऑप्शन देखिए, व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग है। व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है, व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है, या फिर पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखिए आखिरी ऑप्शन जो है, जानना जरूरी नहीं है व्याकरण, ये कोई नहीं है, ये गलत, ये तो देख के ही आप लगा सकेंगे आइडिया। आगे देखिए, व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है, ऐसा भी नहीं है। व्याकरण और संदर्भ अलग अलग है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो यहाँ पे हमारा बचा ऑप्शन बी, और ये सही भी है। क्यों? व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। क्यों? छोटे बच्चे हैं ना, तो जब भी हम कोई लेसन या कोई पाठ पढ़ाएंगे उसी के जरिए व्याकरण सिखाएंगे। पाठ में अगर कोई नाम आएगा तो हम बोलेंगे ये संज्ञा है, उसी के द्वारा उसके प्रकार या फिर विशेषण काल
तो हम पाठ के द्वारा ही व्याकरण सिखाएंगे छोटे बच्चों को। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन भी सही जवाब होगा। देखिए अगला सवाल, प्रारंभिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या है? यानी प्रारंभिक लेवल पे हम बच्चों के लिए जो बाल साहित्य बुक होती है ना, उसको अगर हम चयन करेंगे तो हमारा मेन आधार क्या होगा? ऑप्शन देखिए, छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र, सरल जानकारी। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पे कोई जानकारी दे रहे हैं, रंगीन चित्र, छोटी रचनाएं हो। अगर आप चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे आपको लगेगा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, रोचक विषय वस्तु। अगर उसका विषय वस्तु रोचक होगा ना तो बच्चे वो और शौक से और बहुत मन से पढ़ेंगे और सीखेंगे भी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, रोचक विषय वस्तु मेन आधार होना चाहिए बाल साहित्य के चयन का। गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, या फिर केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। यहाँ पे आपको केवल शब्द दिखे हुए ऐसे ही नेगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि वह नेगेटिव शब्द है, तो हर जगह आपका केवल है। बट यहाँ जो ऑप्शन सी है, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ना, ये बिल्कुल सही है। क्यों? बच्चे कविता पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे, गीत नाटक ऐसे पढ़ेंगे तो ये हमारी कल्चर का धरोहर है। बच्चे इससे जुड़ेंगे, इसको महसूस करेंगे और इसको आगे इस परंपरा को विकसित करेंगे। बट यहाँ चारों ऑप्शन में केवल है, तो आप इसको ऐसे ही देख के आइडिया लगा सकेंगे कि यह रॉन्ग जवाब है। तो फ्रेंड, आज का यह वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त हो रहा है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये सारे क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे हैं। आप इनको प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा और आप परफेक्ट बनेंगे। और लाइक ज़रूर करिएगा, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं और भी अच्छे वीडियो आपके लिए लाऊंगी। थैंक यू।